हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर शुक्राना आपको हाइपरटेंशन अवेयरनेस के बारे में नेक्स्ट पार्ट जो है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि उच्च रक्तचाप को डायग्नोज करने का क्राइटेरिया क्या है। उच्च रक्तचाप को डायग्नोज करने के लिए हमें 3 डिफरेंट टाइम्स पर 3 डिफरेंट समय पे और अलग अलग दिन पेशेंट का ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करना होता है और उसमें अगर तीनों समय में पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है तो हम उसको ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन लेबल करते हैं या हिंदी में उच्च रक्तचाप हम लेबल करते हैं। तो लेवल जो है नॉर्मल लेवल्स होते हैं ब्लड प्रेशर के 90 to 120 तक लेते हैं, 90 से 120, 130 तक को हम 130 ऊपर का जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं उसको लिया जाता है और नीचे का 60 से 90 जिसको कि हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेते हैं वो लिया जाता है। तो 130 से ऊपर और नीचे वाला 80 से ऊपर किसी पेशेंट का हो तो उसको हम उच्च रक्तचाप लेबल करते हैं, यानी कि हाइपरटेंशन, या उस पेशेंट को ये कहा जाता है कि भाई आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है। कुछ पेशेंट्स आके हमें कहते हैं कि सर मेरा तो ब्लड प्रेशर बहुत फॉल कर जाता है, 90 से भी कम हो जाता है। तो उसमें कुछ कारण होते हैं जैसे कि अनीमिया हो गया या पेशेंट की जनरल हेल्थ ही कमज़ोर है, उनकी वीकनेस है और लो वेट है उन पेशेंट्स का, या मे बी ड्यू टू सर्टन साइकोलॉजिकल रीजंस पेशेंट का ब्लड प्रेशर 90 से कम हो सकता है। परंतु अगर कोई पेशेंट का ब्लड प्रेशर 90 से कम है और उसको और भी कोई तकलीफें हैं तो वो 90 से कम वाले को हम सिग्निफिकेंस देते हैं कि उसमें हमें और चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि हार्ट की वैल्यू, हार्ट का जो वर्किंग है क्या वो ठीक है, ब्रेन की वर्किंग ठीक है, जिनको कि हम वाइटल ऑर्गन्स कहते हैं बॉडी के। हार्ट, ब्लड प्रेशर, हार्ट, ब्रेन और किडनीज एंड लंग्स, ये 4 हमारे वाइटल ऑर्गन गिने जाते हैं बॉडी के। जब एक पेशेंट को हमने ये लेबल कर लिया कि आपको ब्लड प्रेशर है या उच्च रक्तचाप है तो हमें ये क्लासिफाई करना होता है कि भी वो ब्लड प्रेशर जो पेशेंट को है वो किस टाइप का है, किस कैटेगरी का है, कि वो प्राइमरी ब्लड प्रेशर है या सेकेंडरी ब्लड प्रेशर। प्राइमरी मीन्स जिसमें कि हमें कोई कारण नहीं मिलता, आमतौर पे ये जेनेटिकली होता है, यानी कि वो हमारे परिवार में रहता है, हमारे माता पिता को था, हमारे दादा दादी को था, हमारे चाचा और हमारे जो इस तरह की लीनिएज है उनमें होता है। उसको हम 90% पेशेंट्स में ये प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है जिसमें कि हमें एग्जैक्ट कॉज नहीं मिलता। उसके अलावा जो सेकंड पार्ट रह गया, जो 10% पेशेंट्स जो ब्लड प्रेशर के होते हैं उनमें हमें ये ढूंढना होता है, ये डायग्नोज करना होता है कि कोई कारण हमें मिल जाए ब्लड प्रेशर बढ़ाने का। जैसे कि मैंने पहली अपनी उसमें टॉक में बताया कि किडनी के कारण होते हैं, एंडोक्राइंस के कारण होते हैं, जैसे ग्रंथियां होती हैं, या प्रेगनेंसी में भी बढ़ जाता है पेशेंट का ब्लड प्रेशर। कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स जैसे कि SLE, बायगठिया की बीमारी, या फिर इस तरह से ड्रग्स, स्टीरॉइड्स जैसे कोई पेशेंट ले रहा है लंबे अरसे से, उन चीज़ों से पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। तो अगर हमें कोई ऐसा कॉज मिलता है उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन लेबल करते हैं और फिर हम उसका अगर समाधान करें, उस बीमारी का हम ट्रीटमेंट करें तो हमें वो बीमारी जो है हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन को काफी हद तक जड़ से खत्म कर सकते हैं अगर हम बेसिक कॉज को ठीक कर लें। फॉर एग्जांपल अगर हम बेसिक कॉज जैसे हम लगाएं कि हमारे क्रॉनिक रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसको हमने कंट्रोल कर लिया तो हमारा बीपी काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। सिमिलरली कोई ड्रग्स ले रहा है पेशेंट, जैसे स्टीरॉइड्स ले रहा है या बहुत ज्यादा पेन किलर्स ले रहा है, एनसेड्स जिसको हम कहते हैं, अगर वो ड्रग्स लेंगे तो उनसे भी अगर हम उनको प्रोहिबिट करेंगे, पेशेंट को कहेंगे कि नहीं आपको ये ड्रग्स नहीं लेनी या कम से कम इस्तेमाल करनी है, तो आफ्टर सम टाइम, एकदम नहीं, 5-6 महीने और साल के बाद वो पेशेंट का ब्लड प्रेशर अपने आप ही कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। साथ साथ हमें कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि मैं आगे बताऊंगा आपको कि हमें डाइट कंट्रोल क्या रखना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, इन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तो जब हम ये क्लासिफाई करेंगे कि ये बीमारी जो ब्लड प्रेशर की है प्राइमरी है कि सेकेंडरी, तो सेकेंडरी को क्लासिफाई करने के लिए या डायग्नोज करने के लिए हमें कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं। मरीज को कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं हम लोग
जैसे कि किडनी के टेस्ट है, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम पोटेशियम हम करवाते हैं, यूरिक एसिड हम करवाते हैं पेशेंट का, अल्ट्रासाउंड हम पेट का करवाते हैं जिससे हमें किडनी का साइज पता लगे, नॉर्मल साइज है या किडनी में कोई कॉन्जेनाइटल डिजीज है, जिसे कि मैंने बताया पहले अपनी टॉक में कि पॉलीसिस्टिक डिजीज ऑफ द किडनी, वो सब चीजें हमें अल्ट्रासाउंड से पता लगती हैं। सिमिलरली किसी पेशेंट को अगर ग्रंथियों की बीमारी है जिसको हम एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स कहते हैं, तो उसके लिए हमें एंडोक्राइंस के टेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे थायराइड का टेस्ट हो गया, एड्रीनल ग्लैंड के टेस्ट हो गए, ग्रोथ हार्मोन का टेस्ट हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड के टेस्ट हुए, तो वो हम करवा सकते हैं। सिमिलरली हमें अगर जॉइंट की डिजीज है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर या कोलेजन डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके लिए हमें उनके स्पेसिफिक टेस्ट करवाने पड़ते। तो जैसे हमें फिजिशियन को ये सस्पिशियस हो जाता है कि भी ये बीमारी हो सकती है इनको, उसके अकॉर्डिंग हमें उस पेशेंट के वो टेस्ट एडवाइज हम करते हैं कि भी तुम जाके ये टेस्ट करा के हमें 2-4 दिन में दिखाइए। और उन टेस्ट में अगर कोई हमें फाइंडिंग मिलती है तो उसका हम इलाज करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट एक कारण कई बार देखने में आता है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होता है, जिसमें कि खून की नाड़ी जो किडनी को जा रही है वो नैरो हो जाती है या उसको बहुत ब्लॉक हो जाती है, एक तरह से बिल्कुल बहुत थोड़ा ब्लड जाता है। तो अगर हम वास्कुलर सर्जन की मदद से उस आर्टरी का समाधान कर सकें तो पेशेंट का जो बीपी है परमानेंट क्योर हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन को अगर हम फाइंड आउट कर लें, उसका कॉज फाइंड आउट कर लें, तो हम उसका ट्रीटमेंट बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं और पेशेंट को परमानेंट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स नहीं लेनी पड़ेगी। उसके अलावा जब हम ये डायग्नोज कर लेंगे कि भी हमारे को ये ब्लड प्रेशर प्राइमरी है या सेकेंडरी, फिर हमें क्या करना होता है कि फिर पेशेंट को हमें ये एडवाइस करना होता है कि भी आपको जो मेडिसिन लेनी है वो रेगुलर मेडिसिन लेनी है। उसके लिए भी हमें कुछ पेशेंट्स को निर्देश देने पड़ते हैं, डायरेक्शंस देनी पड़ती हैं, इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं पेशेंट्स को कि आपको ऐसे ऐसे दवाई का इस्तेमाल करना है। ब्लड प्रेशर की बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, मैनेजमेंट में हम बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स हैं, तरह तरह की ड्रग्स हैं। वो हम डिपेंड करता है कि कौन सी उम्र में पेशेंट को ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ, उसको और कौन कौन सी कोमॉर्बिड बीमारियां साथ साथ हैं, जैसे पेशेंट को डायबिटीज साथ में है, ओबेसिटी साथ में है, थायराइड की बीमारी साथ में है, उसमें हमें कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए, या पेशेंट को प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, उसके लिए बिल्कुल स्पेसिफिक मेडिसिन आती हैं जो कि हमारे जो माँ के पेट में बच्चा है उसको नुकसान ना दे और बच्चे की बढ़ोतरी में भी नुकसान ना दे। तो इस तरह से जो हमारे पेशेंट में कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं या कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हमें ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं, उसमें से हमें ड्रग सेलेक्ट करके पेशेंट को स्टार्ट करना। इनिशियल स्टेज पे हमें लो डोज मेडिसिन स्टार्ट करते हैं और पेशेंट को ये एडवाइस किया जाता है कि आपको जो दवाई लेनी है वो बिल्कुल एक पंक्चुअलिटी बना के रखनी है, रेगुलरिटी। सुबह अगर 8 बजे का टाइम हम निर्धारित करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप आधा घंटा आगे पीछे कर सकते हैं, 8 साढ़े 8 बजे। ये नहीं कि आप 2 बजे दवाई खा रहे हैं या जब याद आ जाए आपको, शाम को याद आ गई शाम को खा ली मैंने, सुबह 7 बजे याद आ गई सुबह 7 बजे खा ली, नहीं याद आई नहीं भी खाई। ये बात नहीं होनी चाहिए। ये जो दवाइयाँ हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, इनका इफेक्ट 24 घंटे के करीब रहता है। उसके बाद अगर ये दवाई हम नहीं रिपीट करेंगे तो ये जो दवाइयों का असर खत्म हो जाता है और फिर बॉडी जो है इट इज रिलीज फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द ड्रग्स। तो क्या होता है, सडन शूटअप हो सकता है ब्लड प्रेशर। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर मैंने 180 120 था, कंट्रोल करके 140 80 पे ले आया और वो दवाई खाना भूल गया, तो उसका बीपी क्या होगा, अगर वो दवाई छोड़ देगा तो फिर एकदम सडन शूट करेगा, 160 70 80 पे जा सकता है। उससे क्या है कि उसकी जो बॉडी पे उसका इफेक्ट सडन शूटिंग से, सडन राइज से जो ब्लड प्रेशर का इफेक्ट आएगा बॉडी पे, वो बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। जैसे कि आंख की रोशनी जा सकती है पेशेंट की, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, दिमाग की नाड़ी में खून भी जम सकता है, दिमाग की नाड़ी फट भी सकती है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो ये सब कारण हो सकते हैं पेशेंट को अगर हम दवाई को रेगुलर और निश्चित निर्धारित समय पर नहीं खाएं। तो सबसे इम्पोर्टेंट
मेरा जो आज का टॉपिक मैं बताना चाहूँगा मैं मरीज को कि हमें दवाई को बिल्कुल निर्धारित समय पर लेना है, जैसे डॉक्टर आपके फिजिशियन बताते हैं उस हिसाब से लेना। सुबह का समय बताया तो सुबह लेनी है, शाम का समय बताया तो शाम को लेनी है, खाने के बाद लेनी है या खाने से पहले लेनी है। वो हर दवाई का अलग अलग सिस्टम है, वो आपके फिजिशियन आपको गाइड करके भेजते हैं ओपीडी। परंतु हमारे मरीज क्या करते हैं, घर जाके भूल जाते हैं और जैसे मन आता है वैसे करते हैं। तो मेरी सब आप लोगों से ये प्रार्थना है और ये एडवाइस है कि जो भी डॉक्टर आपके फिजिशियन जैसे आपको गाइड करते हैं कि ये दवाई इस तरह से आपको इस्तेमाल करनी है, वैसे इस्तेमाल करें। उसके साथ जो और कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं, डायबिटीज है, थायराइड है, हार्ट डिजीज है, उसकी जो दवाइयां हैं वो भी हमें साथ साथ इस्तेमाल करें। ये नहीं सोचना कि मेरी इतनी सारी दवाइयां हो गई अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे को दवाई लग गई जी सारी उम्र के लिए लग गई, क्योंकि ये बीमारी भी सारी उम्र की है। उच्च रक्तचाप जो है ये बीमारी कंट्रोल करी जा सकती है, इसको हम क्योर नहीं कर सकते। 90% पेशेंट में मैंने आपको बताया जो पेशेंट प्राइमरी हाइपरटेंशन के होते हैं उनको तो हमें कंट्रोल ही कर सकते हैं, हम उनको क्योर नहीं कर सकते। क्योर का मतलब है जड़ से उखाड़ना, जड़ से खत्म करना। परंतु सेकेंडरी हाइपरटेंशन में कुछ % ऑफ पेशेंट्स में हम इसको जड़ से ठीक कर सकते हैं। जैसे बीमारी मैंने आपको बताई, कुछ ड्रग्स इंड्यूस्ड हो गई, थायराइड की वजह से हो गई, उनको हम अगर बेसिक डिजीज को कंट्रोल करेंगे तो वो बीमारी भी हमारी कंट्रोल आ जाएगी आफ्टर 6 months to year। परंतु ये भी अच्छे से डायग्नोज होगा तभी हो पाए। तो मेरा ये आप लोगों को सबको सुझाव है कि भी आप जो है मेडिसिन को कभी भी कुताही ना करें, कभी भी लापरवाही ना करें, और मेडिसिन जैसे आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया लेनी है। और अपने फिजिशियन को रेगुलर चेकअप करवाते रहिए। जैसे वो आपको कॉल करते हैं महीने बाद 2 महीने बाद, आपको जाके उनको चेक कराना है, क्योंकि वो आपके जब चेक करते हैं साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर के साइड इफेक्ट भी देखते हैं। जो टारगेट ऑर्गन पर डैमेज हो सकती है वो आपका असेस करते हैं, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन आपको सूट कर रही है वो असेस करते हैं, और कोई ड्रग्स के साइड इफेक्ट हैं वो भी वो देखते हैं। तो आप ये मत समझिए कि भी डॉक्टर ने बस बीपी चेक किया और किया, वो सब चीजें वो सोच रहे होते हैं कि भी इस मरीज को मैंने ये दवाई दी तो उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं इसमें लग रहे, और हम इसको मेडिसिन इतनी देनी है कि कम करनी है या बढ़ानी है डोज। तो इसके साथ साथ जो और चीजों का उन्होंने एडवाइस करना आपको कि भी आपको डाइट कंट्रोल कैसे करना है, वो सारी चीजें भी आपको बताएंगे। मैं इससे अगली टॉक में आपको ये चीजें और विस्तार में बताऊंगा। धन्यवाद।